Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I welcome you all in my YouTube channel. Myself Dr. Vikas Kumar, Department of Psychology, RC College, PR Ambedkar, Bihar University, Muzaffarpur. Now in this video I am going to explain the contribution of Sigmund Freud in psychology. मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड के योगदानों की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे आप लोग के समक्ष। सिगमंड फ्राइड का जन्म ऑस्ट्रिया में 6 मई 1856 को हुआ और इनका मृत्यु लंदन में 29 सितंबर 1939 को हुआ। अपने से छोटे से जीवन काल में इन्होंने मनोविज्ञान के लिए बहुत सारे शोध किए और तरह तरह के विचार प्रस्तुत किए। आपको मैं यह बतला दूं कि सिगमंड फ्राइड मूलतः एक चिकित्सक थे और अपने चिकित्सकीय अनुभवों के दौरान इन्होंने जो कुछ समझा और जो अनुभव किया और जो शोध के फलस्वरूप जो परिणाम पाए उन्हें वो एक सिद्धांत के रूप में हम लोगों के बीच रखा, जिसे मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों का प्रभाव मनोविज्ञान में इतना पड़ा कि इसे प्रथम बल के रूप में जाना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज साइकोएनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। तो अब यहाँ पर हम लोग मनोविश्लेषण सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, यानी मन के 3 स्तर बताएं: चेतन, कॉन्शस, अर्धचेतन, सब कॉन्शस और अचेतन, अनकॉन्शस। चेतन में वे सभी अनुभूतियां, संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है, यानी वर्तमान में हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, वो सभी चेतन हैं। अर्धचेतन में वे सभी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारी चेतना में वर्तमान में तो नहीं होती हैं, लेकिन थोड़े प्रयासों के बाद उसे चेतना में लाए जा सकती। इसीलिए मन के इस स्तर को सुलभ स्मृति भी कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अचेतन के बारे में, यानी कॉन्शस, अनकॉन्शस के बारे में। अनकॉन्शस में वे सभी दमित इच्छाएं होती हैं जो चेतन या अर्धचेतन से परे होती हैं। खास करके इसमें कामुक इच्छाएं, असामाजिक एवं अनैतिक व घृणित इच्छाएं होती हैं जिनको कि दैनिक जीवन में पूर्ण करना संभव नहीं होता है, और यह सभी इच्छाएं दमित हो जाती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति स्वप्न के माध्यम से और बिहेवियर के माध्यम से होता है। अब हम लोग सिगमंड फ्राइड के जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने संरचनात्मक पहलू में 3 चीजों की चर्चा की: ईड, ईगो और सुपर ईगो। बच्चा जब जन्म लेता है वह ईड की प्रवृत्तियों को लेकर के जन्म लेता है, यानी ईड में वे मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो बच्चों के जन्म से ही मौजूद होती हैं, और यह मूल प्रवृत्ति आनंद के नियम पर काम करती है। इन इच्छाओं की तत्काल पूर्ति व्यक्ति चाहता है। खासकर जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें उचित, अनुचित या नैतिक या अनैतिक का ख्याल नहीं रहता और वे किसी भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिद कर देते हैं। प्रारंभ से लगभग 6 माह तक बच्चों में ईड की प्रवृत्तियां हावी होती हैं, और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनके अंदर ईगो का विकास होता है, और उसी तरह सुपर ईगो का भी विकास हो जाता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे ईगो के बारे में। ईगो का विकास ईड के बाद होता है, जो दूसरी छमाही के बाद प्रारंभ होता है। ईगो वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के
द्वारा संचालित होता है। यह वास्तविकता की मांग और ईड के तत्काल तुष्टि के बीच एक मध्यस्थ भूमिका अदा करता है। ईगो को समय का वास्तविकता का ज्ञान होता है, यानी क्या रियल है इसकी जानकारी हमको ईगो के माध्यम से होती है। अब सुपर ईगो की चर्चा करते हैं। सुपर ईगो व्यक्ति का नैतिक कमांडर होता है, यानी यह नैतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। यह सामाजिक मूल्यों के आलोक में सही गलत का निर्णय लेता है और बच्चों के समाजीकरण में मुख्य भूमिका अदा करता है। आपको मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे जेब में या आपके जेब में पैसे नहीं और आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है, होटल में आप जाते हैं, तो ईड का मानना है कि मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे रसगुल्ला खानी है, चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं। ईगो रिलेटिव प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है। इसका कहना है कि नहीं, मौका देख करके चौका या छक्का मारा जाए। जब दुकानदार काउंटर से हट जाएगा, वहां कोई नहीं होगा, तो चुपके से रसगुल्ला उठा के खा लेना, यह ईगो कहता है। लेकिन जब सुपर ईगो की बारी आती है, चूंकि वह नैतिक कमांडर होता है, तो उसका ये कहना है कि नहीं, चोरी करना एक अपराध है और मुझे रसगुल्ला नहीं खानी चाहिए, और जब मेरे पास पैसे होंगे या पैसे का अर्न करना शुरू करेंगे तब मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कर लूंगा। इस तरह से आप देखिए, ईड ईगो और सुपर ईगो, 3 तरह का विकास व्यक्ति में होता है, और सुपर ईगो ही व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब हम लोग व्यक्तित्व के गतिकी यानी डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्राइड के अनुसार ये 2 तरह के होते हैं, मूल प्रवृत्ति और दुश्चिंता। मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति की शारीरिक उत्तेजनाएं जो जन्म से ही मौजूद होती है, और यह व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार को निर्धारित करती है। फ्राइड ने 2 तरह के मूल प्रवृत्ति की चर्चा की, पहला लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा डेथ इंस्टिंक्ट, यानी जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोज के नाम से जानते हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे कि थानाटोस के नाम से जानते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति संरचनात्मक कार्य करता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति ध्वंसात्मक कार्य करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दुश्चिंता यानी एंजाइटी के बारे में। फ्राइड का क्या मानना है? फ्राइड के अनुसार दुश्चिंता वस्तुतः भावनात्मक या दुखद अवस्था होती है जो व्यक्ति को आने वाले खतरों से आगाह करती है। इन्होंने 3 तरह के एंजाइटी बताए, पहला रियलिस्टिक एंजाइटी, दूसरा न्यूरोटिक एंजाइटी और तीसरा नैतिक एंजाइटी, यानी वास्तविक चिंता, तंत्रिका तापीय चिंता और नैतिक चिंता। अब यहाँ पर हम लोग तीनों की चर्चा अलग अलग करेंगे, आखिर वास्तविक चिंता क्या है और तंत्रिका तापीय चिंता और नैतिक चिंता क्या है। तो वास्तविक चिंता वाह्य वातावरण में व्याप्त वास्तविक खतरा, जैसे आग, सांप, भूकंप, आंधी, तूफान से यानी वास्तविक घटनाओं से अगर हम चिंतित होते हैं तो उसको हम लोग वास्तविक चिंता करते हैं। और तंत्रिका तापीय चिंता, जब ईड की इच्छाओं पर ईगो की निर्भरता बढ़ जाती है, उसे हम तंत्रिका तापीय चिंता कहते हैं। जैसे यौन इच्छा या आक्रामक इच्छा पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य को हम लोग तंत्रिका तापीय चिंता के अंतर्गत रखते हैं। और नैतिक चिंता, जब सुपर ईगो पर ईगो की निर्भरता बढ़ जाती है तो वैसे चिंता को हम लोग नैतिक चिंता कहते हैं। इसमें दोष भाव, शर्म या आत्मदोष आदि तत्व आते हैं। इसके अलावा फ्राइड ने के डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय की चर्चा करते हैं, जिसे कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म, अहम रक्षात्मक प्रक्रम या मनोरचना के नाम से जानते हैं। व्यक्ति जो इन
दुश्चिंता के बारे में हम लोग चर्चा की। इस पर नियंत्रण करने के लिए वह डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जो कि अचेतन स्तर पर कार्य करता है, यानी जिस पर हमारा डायरेक्टली नियंत्रण नहीं होता। और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम दुश्चिंता को कम करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ प्रमुख ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फ्रायड ने दिया है वह है रिप्रेशन, यानी चिंता, तनाव या सामाजिक संघर्ष उत्पन्न करने वाली असामाजिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन में दमित कर देना को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेशन करते हैं या दमन कर देते हैं। यानी रसगुल्ला खाने की इच्छा है, उसको हम लोग अचेतन में दमित कर दिए, जब मेरे पास पैसा होगा तब खाएंगे, अभी नहीं खाना। दूसरा यत्कीकरण, इरेशनलाइजेशन। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी बंदर की और अंगूर वाली घटना। जब बंदर को अंगूर नहीं मिलता है तो कहता है अंगूर खट्टे हैं, यानी वह तर्क का सहारा लेता है। यानी युक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार में परिवर्तित करना यौक्तिकीकरण है। इस युक्ति का सहारा अक्सर हम लोग लेते हैं, जैसे हमारी इच्छा है प्राध्यापक बनने की और नहीं बन पाए, कुछ और चीज बन गए तो कहेंगे अरे यार बच्चों को पढ़ाना एक टेंशन वाला कार्य है, बहुत पढ़ाना पड़ता है खड़ा होकर के, या नोट्स देना पड़ता है, या प्रिंसिपल का दबाव होता है, या वाइस चांसलर का दबाव होता है। तो आप देखिएगा दरअसल वह उसकी इच्छा थी प्राध्यापक बनने के, वह नहीं बन पाया, तो वह युक्त संगत या तर्क दे करके वह अपने आप को एंजाइटी से बचाने की कोशिश करता है। अगला जो डिफेंस मैकेनिज्म है वह है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा को हम लोग क्या करते हैं, ठीक उस इच्छा या प्रेरणा से विपरीत इच्छा में बदलकर उसको विस्तारित कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। अगला जो है प्रतिगमन, रिग्रेशन। आप लोग अक्सर देखिएगा कि कभी कभी हम लोग बच्चे का कपड़ा पहन करके घूमना शुरू कर देते हैं, या 60 या 65 साल के पुरुष हैं या महिला हैं, तो आप देखिएगा 17 या 18 साल के बच्चे का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, या उस तरह का खेल खेल रहे हैं, है ना। अब आपकी उम्र 30-40 साल या 35 साल, अभी आपकी उम्र मान के चलिए 25 साल हो रही है, और आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं, कार्टून चैनल देख रहे हैं, तो ये सब रिग्रेशन का ही परिणाम है। यानी आप बच्चे के जैसा बिहेव कर रहे हैं और जो चीज़ बच्चों को करना चाहिए वो कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिगमन। यानी तनाव या संघर्ष के समाधान के लिए व्यक्ति अपने पुराने अवस्था, बाल्यावस्था में लौट जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है, प्रतिगमन कहलाती है। आप देखिएगा इस तरह का इस्तेमाल बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग भी करते हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, वो कहते हैं कि हम मेंटली वीक हो गए हैं या पागल हो गए हैं, है ना। वो बचने के लिए ऐसा करते हैं। निर्भया कांड में भी आप लोग देखेंगे जो दोषी उसके 4 लोग थे, तो उसमें कुछ लोग मानसिक असंतुलन अपना खो दे रहे थे। दरअसल वो रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे थे अपने एंजाइटी को कम करने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग भी रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं रिग्रेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अचेतन रूप से दूसरे पर आरोपित कर देते हैं। जैसे अब परीक्षा में असफल कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो यह कहेगा कि शिक्षक पढ़ाए नहीं तो फेल नहीं होंगे, या फिर घर में माताजी बहुत काम करवाती है, पिताजी बहुत काम करवाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है और हम लोग फेल हो जाते हैं। यानी वो अपना प्रोजेक्ट कर दिया अपनी असफलता को अपने पेरेंट्स पर, अपने टीचर्स पर, है ना। इसी को हम लोग प्रक्षेपण कहते हैं। यानी दूसरे लोगों के प्रति व्यवहारों को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया प्रोजेक्शन कहलाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी व्यक्ति अपने संवेग या प्रेरणाओं को किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर
किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है ना। अब जैसे ऐसा हम लोग कब करते हैं, आप लोग एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम समझाने का प्रयास करते हैं। खास करके आप देखिएगा, जब पिताजी किसी कारण से आपकी माताजी को मार रही हैं, तो माताजी अपने बेटी को मारती हैं, बेटी अपना छोटा भाई बहन को मारता है। इस तरह से आप देखिएगा गुस्से का विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन का इस्तेमाल कर, डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करके अपने एंजाइटी को कम करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में एंजाइटी को कम करने के लिए करते हैं और अपने ईगो को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।